अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 अगस्त 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से अहम इशू है जिस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है, अभी भी मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और टाइम जितना मुझे मिल सका उसी में से शॉर्ट करके दूसरा प्रोग्राम मैंने हैदराबाद से आपके साथ किया था। एक PTI ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से अब FIA ने बाकायदा जुरिस्डिक्शन अपनी ले ली है। मैं नहीं समझता कि FIA की जुरिस्डिक्शन ये बनती है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि FIA का इस इख्तियार ही नहीं है इस काम के अंदर। FIA एक्ट वो डील करता है वफाकी, और इस पर इतनी जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है कि वो इस तरह के मामलों में मुदाखलत नहीं कर सकता। नंबर ऑफ जजमेंट, ये जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है। पहला तो डिफेक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार कोई नहीं था। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 6 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था? प्रोहिबिटेड फंडिंग, कन्फिस्केशन, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वक्त से पहले मैंने आपको बता दिया था ये वो करने जा रहे हैं। FIA का भी कहा, मैंने कहा था, और आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कहा था कि वो पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन, और वो मैंने आपको कह दिया वो सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज इनसफिशिएंट मटीरियल, जो कि इंटेग्रिटी एंड अपना सॉवरेनिटी के हवाले से बात है। तो कौन सा पैसा पाकिस्तान की सालमियत पे खर्च हुआ है, जिस चैप्टर एक ऐसा खोलना है इन्होंने, कल ये समेटा नहीं जाएगा, इनमें से कोई बच नहीं सकेगा। लेकिन शौक है ना आजकल बहुत है। मियां नवाज शरीफ वहाँ मीटिंगें करता है, वीडियो लिंक पे बैठ के कहता है तुन दो, पता नहीं लफ्ज़ क्यों पसंद है उनको, तुन दो, पता नहीं, यानी ये एक पंजाबी का फिक्रा है जो बड़ा मशहूर, बड़ा शौक है उनको आजकल। यानी वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं उधर लंदन के अंदर, और बड़े शौक के साथ ऐसे लगता है जैसे आज ही उन्होंने वजह। और ये जो एक बात कह रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान से बड़ा मोहब्बत पैदा होगी, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल से पहले डिसमिस होगी, सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल से भी उनका वीज़ा अपील डिसमिस हो चुकी है। कौम को बताया करें ना, सच तो बताना नहीं उन लोगों को। उन्होंने वन वे और दी अदर चीज़ों को इधर से उधर करना है, जगलिंग और ये इस तरह की बातें, ये एक नॉर्मल रूटीन है। वन शुड कम विद क्लीन हैंड्स। आए कौम के साथ बैठकर, अब कब तक चलाएंगे? जितने उन्होंने कोशिशें करके देख ली। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया, नोटिस अभी बैकग्राउंड पे साथ चल रहा होगा, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को डेफमेशन का नोटिस दिया, हद के इज्जत का नोटिस दिया है। उन्होंने ऐसे पाकिस्तानी जो गैर मुल्क में रह रहे थे, और वो दोहरी शहरियत होल्ड करते हैं, वो फॉरेनर्स नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से तजवीज़ कर लिया? सिटीजनशिप एक्ट का इतलाक होना था। इन सब चीज़ों को अगर उठाकर देखें तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है इस तरह को कुछ काम करने की? आई डोंट थिंक सो कोई है। और ये कानूनी तौर पर मैं 3 तजावीज़ जो हैं मैंने डिटेल में बैकग्राउंड पे, एक मेरा ओपिनियन चल रहा है जो मैंने चले मैं छोड़, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता। वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए कि यहाँ को अब रह कुछ नहीं गया। अब वो तीर चला रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, हम फिशिंग और रोविंग इंक्वायरीज कहते हैं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। एक तो मैंने रेमेडीज आपको बता दी थी। सबसे पहली रेमेडी जो है, ये ना शोकाज नोटिस है ना ही ये ऑर्डर है। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक कागज़ है, जो जैसे प्रेम पत्र नहीं लिखते हैं। इलेक्शन कमीशन को भाई माइंड इस्तेमाल करना चाहिए था, कुछ लोगों से वजाहतें लेनी थी। तो शोकाज करके आप करते हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है कि जनाब ये तो सब कुछ साबित हो गया। क्या साबित हो गया भाई? क्या साबित हो गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन्होंने पैसे वहाँ डिक्लेयर किए हैं, पाकिस्तान में पैसे आए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि करप्शन का पैसा, इस तरह नहीं जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो करप्शन का पैसा है, जो ठेकों का पैसा है, वो ट्रांसफ़र हुआ है। आप लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया है। ये बहरहाल ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। गेम इज़ ऑन, दौड़ लगती रहेगी और कोशिश करिए। बराबरी की बात हो रही है कि इमरान खान को भी बैक फुट पर जाकर शायद दूसरे फ्रंट फुट पे आ जाए, लेकिन कौम कबूल नहीं करेगी। मैं नहीं समझता कि कौम इस सारे मामले को कबूल करेगी इतनी आसानी से। कौम इस मामले को बड़ा सफाई के साथ देखना चाहती है, और आने वाले दिनों में अब तक वो चीज़ें सारी बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। इसमें मैंने जैसे बताया, महमूद रशीद है, असद कैसर है, बहुत से लोगों को नोटिस दे दिए हैं। दैट नोटिस आर इलीगल एंड विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। पहला तो काम है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था कि इसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए। उनका काम जितना था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत है, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकती। वो इलेक्शन एक्ट के इख्तियार 2017 के इसके मुताबिक नहीं इस्तेमाल कर सकती, जो कि एक इंडिपेंडेंट एक्ट है। हाँ, जब वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इख्तियार इस्तेमाल करेगी तो फिर तो अपनी जगह वास्ट पावर मौजूद है, लेकिन वो पावर भी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसको इतनी आसानी से आप नहीं ले जा सकते। दूसरी, अल्लाह ताला का शुक्र है जो एक काविश की थी 40 लाख मुर्दा वोटर के हवाले से वो कामयाबी हो गई है।
और उन्होंने अपना ना मुर्दा करार दिए कि 1,15,000 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। दोबारा तस्दीक के अमल में मुर्दा वोटर्स को जिंदा करार दे दी गया। ये मजाक नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का रोल देख लेना आप। ये डूबने का मकाम है। जितने लोग थे उनको उड़ाकर बाहर फेंकते, सजाएं देते, नहीं दिया। पहली तस्दीक की मुहिम में 32,08,895 वोट को मुर्दा करार दिया गया था। 40 लाख मेरी पटिशन पे वहां उन्होंने माना था। मुर्दा करार दिए गए वोटर को टाइपिंग गलती, इतनी बड़ी टाइपिंग से तो हो ही नहीं सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूं इसको। दोबारा तस्दीक के बाद वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की तमाम फील्ड दफातर को वोटर लिस्टों की रैंडम चेकिंग की हदायत और वोटर हतमी इशात जो है ना 25 अगस्त तक उन्हें यकीनी बनाने की बात उन्होंने कर दी है। हाँ, एक और बात है, पंजाब सेक्रेटरी को तब्दील ना करने का फैसला है वफाकी हुकूमत ने 10 मुहर्रम तक का उन्हें काम करने के लिए। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे याद है जब ये मामला था चीफ मिनिस्टर की तैनाती के कॉन्टेक्स्ट में, जब ये हमजा ने आके ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया था, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात, मेरी बड़ी तफसीली उनसे मुलाकात हुई। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जो उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते ऐसी बात नहीं है। एक सीजनड ऑफिसर है, अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, अपनी मर्जी से स्टाइल लेके चलना चाहता है। लेकिन चूँकि हर गवर्नमेंट को इख्तियार है अपनी मर्जी के ऑफिसर लगाने का, लेकिन फिर भी अगर साफ अफसरों को हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए कितने मसाइल पैदा होंगे। आप ये सोच सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो आप आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी सीधी सी मामला है, बड़ा आसान सा कुलिया है। उस आसान से कुलियों को लेकर आपने चलना है। और इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की हतमी हल्का बंदियाँ जारी कर दी हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जब ये मामला था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो ये कह रहा था हम तो इलेक्शन ही नहीं करा सकते। एक दिन पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन के वहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने किरदार पे इतने सवाल उठा दिए हैं जो शायद कोई और ना जवाब दे सके। बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखें अब क्या होगा। आप समझ सकते हैं, आप बड़ी वजाहत के साथ समझ सकते हैं। दूसरा जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है 9 हल्कों के ऊपर। 9 हल्के पे जो इलेक्शन का ऐलान किया है, असूली तौर पर तो बात उनकी ठीक है, जब इस्तीफे दे दिए सारे के सारे आप इस्तीफे मंजूर करें। आपने ये सिलेक्टिव इसलिए निकाले, और मैं बता चुका हूँ मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद शहबाज शरीफ की अगेंस्ट आती है तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है ना, फ़र्ज़ करें काफ लीग है या बाकी लोग हैं, तो वो 9 की मैजिकल फिगर नज़र आती है। अगर उनको पकड़ते हैं तो फिर उन्होंने तरीकाकार ये निकाला कि 11 के इस्तीफे मंजूर कर ले ताकि अगर आएँ तो इनके लिए जगह ना बन सके। और यही उन लोगों ने साबित किया कि 11 के करीब बड़ी आसानी से ये मामला को लेकर चल निकलेंगे। और यहाँ से आप समझ सकते हैं ना कि बातें किस तरफ चल रही हैं। इसी तरह उन्होंने जो अपोजिशन लीडर चुना राजा रियाज, उसके और वो भी वजह इसी के साथ मिलती है कि वो पार्लियामानी लीडर बना दिया उन्होंने राजा रियाज को। अगर एतमाद का वोट लेने के कहेंगे तो जगह नहीं है आपके पास। जब जगह नहीं होगी तो क्या करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर राजा रियाज कहें कि जनाब शहबाज शरीफ को वोट देना है, तो वो तो इमरान खान साहब को पार्टी लीडर के तौर पर तो इम्प्लीमेंटेशन ही होगा। राजा रियाज जो पार्लियामानी लीडर है उनकी बात ये मानी जाएगी। जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको, हकायक यही कहते हैं। तो और ये वाली 20 सीटों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये भी देखना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और आखिर में मैं एक बात बता चलूँ, आप लोगों का एक सवाल था कि अगर मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ अगर ये तहलील हो जाती है, अगर मान ले तहलील हो जाती है, तो ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। अपना सारी सीटें खाली होंगी, नेशनल असेंबली की, सूबाई असेंबली की सारी सीटें खाली होंगी, तो ऑटोमेटिकली तो डिसोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो इस वक्त कोई भी हुकूमत, जो भी स्टेक होल्डर हैं, वो तहलील नहीं करना चाहते। वफाकी हुकूमत अपनी जगह काम करना चाहती है ताकि इक़्तिदार में रहें और इलेक्शन लड़ने में उन्हें आसानी हो। तो इस स्टेज पर इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता। हर कोई इसको डिले करना चाहता है, वन वे और दी अदर। और इधर जब आप पंजाब में इक़्तिदार में आ जाएं तो इक़्तिदार का नशा तो पता है आपको, हर एक को बड़ा ज़बरदस्त है। जब इक़्तिदार में बैठे होंगे तो आपके लिए रास्ते बड़े हैं, आप हर काम अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे। और जब आप मर्ज़ी से करेंगे तो फिर क्या मुश्किलें हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये वाले जो मामला है, अभी आप देख लीजिएगा, ये मसला फ़ीज़ा गौरस है जो इतनी तरह उलझ चुका है। मैंने 15 अगस्त की डेडलाइन आपको दी है। 15 अगस्त तक अगर ये असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, वरना अब ये इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर नहीं, ये मार्च में मैं देखूंगा। मार्च में ऐसा होगा। अभी तक कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक दूसरे पे गुगली खेल रहे हैं। आवाज़ सुन रहे होंगे, मुबशर लुकमान साहब की मेरे साथ ही थे अभी। और ये भी वो जो बात मैं कह रहा हूँ उन्होंने शर्त भी लगा दी है। चले बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।